अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक पढ़ेंगे और इसके सबसे पहले तो हम देखेंगे, इस बुक का रिव्यू करेंगे। जो न्यू बुक आई है सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की, किस तरह से आई है, क्या उसमें एडिशन है, क्या चीज़ें ऐड की गई हैं और क्या चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और फिर हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर को, विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस चैनल के ऊपर इस चैनल को बनाने का बेसिकली एम यही है और इस चैनल के ऊपर पूरी आपको एक सीरीज़ भी मिलेगी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो न्यू बुक है उसकी, और सेकंड ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक। यानी इन दोनों का कंटेंट्स आपको फ्रीली, विदाउट एनी मनी आपको जो है वो दिया जाएगा। तो आप इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिनको इस कंटेंट की नीड है या जो चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई कर सकें। ठीक है, तो आप ज़रूर इस चैनल के ऊपर इस सीरीज़ को देखिएगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इस को बनाने का एम या गोल यही था कि उन स्टूडेंट्स को जो या तो बहुत ज़्यादा जो फ़ीस ली जाती हैं अकेडमीज़ के अंदर वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या किसी भी वजह से वो नहीं जाना चाहते अकेडमी, या तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं मिल पा रहे, या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, या फिर अकेडमीज़ करीब नहीं है। तो किसी भी वजह से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप, कोई मसला नहीं है, आप यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट आपको ए टू ज़ेड मिल सकता है। तो इस चैनल के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक की और सेकंड ईयर बायोलॉजी बुक को। इन दोनों की सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते होंगे, पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से, और जो एंड ऑफ द चैप्टर आपका है अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, तो मुझे आई गेस नाम ट्रांसपोर्ट है, इसमें शायद होलोज़ोइक न्यूट्रिशन है या जो भी है, लास्ट चैप्टर तक ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ आया है इसके अंदर, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसको उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट ईयर की जो है वो न्यू बुक आई है और सेकंड ईयर की भी न्यू बुक आई है, तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो बायो बायो में भी कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है सिर्फ़ आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लें और उन्हीं को जो है वो अच्छा बनाएँ और बायो में सिर्फ़ रट्टा लगाएँ। क्योंकि आपको आगे जाके भी अगर किसी को एमकेट देना है, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना है, एकेयू वगैरह का, नम्स का, तो उसके अंदर भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आते हैं रिलेटेड टू बायो। सारा आपका रट्टा नहीं होता, कुछ हद तक होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर आपको एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है इंशाल्लाह, या किसी भी अ, मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो आपके आपके बायो के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ठीक है? फिर रट्टा हर जगह मैटर नहीं करता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक को। तो ये इसका कवर पेज है, अब तो मार्केट्स में अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर की बुक तो अवेलेबल है, सेकंड ईयर की आई गेस नहीं है, उसका शायद पीडीएफ वगैरह आ गया हो, तो वो आप नेट पे देख लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर की बुक तो मार्केट्स में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बुक का जो है वो कवर पेज है, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट्स हैं जो इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, बायोएनर्जेटिक्स है। ये सारे कंटेंट्स हैं, काफ़ी हद तक सेम ही है, मतलब न्यू तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है, बट इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दिया गया है, कलरफुल बना दिया गया है। सो अच्छी चीज़ है, व्हिच इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं या अभी सेकंड ईयर में गए हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एक ब्लैक एंड व्हाइट बोरिंग बुक से ना हर कोई मतलब तंग आ जाता था सिंह की बुक देख के। सो आई गेस ये एक प्लस पॉइंट है कि आपकी बुक्स कलरफुल हो गई हैं फाइनली। सो ये सारे कंटेंट्स हैं, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। कोई भी पॉइंट, अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम्स देंगे या बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप एमकेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एमकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें एक-एक पॉइंट, एक-एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया जाएगा, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो एमकेट के दौरान, जिस टाइम पे बहुत कम टाइम मिलता है, हार्डली 2 मंथ्स, 3 मंथ्स मिलता है, तो उसमें सब कुछ कवर करना फ्रॉम ज़ीरो या फ्रॉम द स्क्रैच तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एमकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हर चीज़ मैं बताऊँगी इसके अंदर जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, या जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स या टेबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। अब देखें जनाब, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हम कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स को यहाँ देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, ठीक है? वाटर की इंपॉर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सो ये सारे वो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आई नो समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे तो सारे जो है चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।
अच्छा जी। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आई होप सो कि आप लोग इस वर्ड से फ़ैमिलियर होंगे, 9th क्लास के अंदर भी आपने इस ब्रांच को पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में जब आप ब्रांचेस पढ़ते होंगे या बायो में जब आप ब्रांचेस पढ़ते होंगे, तो उसमें आपने बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच आई होप सो पढ़ी होगी, ठीक है? तो बायोकेमिस्ट्री है क्या? ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है? ये तो हम सबको पता है। ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम उन केमिकल्स, उन एटम्स, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड है। सो वो सारे केमिकल्स, वो सारे कंपाउंड्स, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती है, वो सारे केमिकल्स हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री क्यों, मतलब अब चैप्टर स्टार्ट होते ही बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है, सो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? तो उसके लिए हमें कुछ रीजंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ये 3 रीजंस हैं, ठीक है? पॉइंट्स की फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में इन्होंने 3 रीजन दिए हुए हैं। तो ये देखते हैं कि भाई बायोकेमिस्ट्री की क्यों और क्या, मतलब ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सारे प्रोसेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। आपके जितने भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, आपके रेस्पिरेशन है, ठीक है, सर्कुलेशन है, आपने जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं, डाइजेशन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपके जितने भी सारे मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन ये बायोकेमिस्ट्री ही देती है। यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जिसको आप इजीली आज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों को इवन समझा सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसने दी है? बायोकेमिस्ट्री ने दी है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है? वो आप प्रोसेस पढ़ते हैं, उसका आपको बेसिक आपको पता होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट और वाटर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर, सॉरी, ग्लूकोज और साथ ऑक्सीजन लिबरेट होती है जो कि हम इनहेल करते हैं, ठीक है? तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यू डोंट नो कि इंटरनली क्या हो रहा है। इतना आसान तो नहीं होगा प्रोसेस, कुछ ना कुछ तो चीजें हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एंजाइम्स हैं, कुछ चीजें तो हैं जो जिसकी वजह से ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब एक वास्ट प्रोसेस है। सो वो जो वास्ट प्रोसेस की पढ़ने की जो इन्फॉर्मेशन है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो पढ़ने की इन्फॉर्मेशन है, ये सब बायोकेमिस्ट्री ने ही दी है। यहाँ पे मेंशन है कि जितने भी जो कंस्ट्रक्शन है बॉडी के स्ट्रक्चर्स की, बॉडी के स्ट्रक्चर्स का बनना और फिर उन स्ट्रक्चर्स को जो है वो फॉर्म करना, ठीक है, ऑर्गन बनाना, ये सारी जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है किसने दी है? बायोकेमिस्ट्री ने दी है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन जाती है, आपको पता है न्यूक्लियस, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सेल का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये है ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर, राइट? तो यहाँ आपको पता है ये न्यूक्लियस आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर या उससे पहले भी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है? ये पूरा न्यूक्लियस है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये जो मैं राइट से मार्क कर रही हूँ, ठीक है? अंदर वाला नहीं, बाहर वाला जो है। तो ये पूरा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ जो है वो डीएनए पड़ा हुआ होता है, आपने पढ़ा होगा ना, डीएनए होता है, राइट? तो विच इज अ हेरिडेटरी मटीरियल। तो ये कुछ डीएनए के अंदर जो है वो पड़ा हुआ होता है, ठीक है? यहाँ पे सपोज मैं बना देती हूँ। तो ये जो डीएनए है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन जाना। अच्छा, डीएनए का काम आप लोगों को पता है, डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का बेसिक काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो डीएनए है ये आगे जाके हमारे जो हम बोलते हैं ना डीएनए होता है, पेरेंट्स से आती हैं जीन्स, वो सब जो आप डिस्कस करेंगे आगे। ये जो डीएनए है इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? डीएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। बाकी मेरे बोलने पे फोकस करें, ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है डीएनए। अब डीएनए क्या, किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है? देखिए, ये जो सारा आपको मटेरियल नजर आ रहा है ना, यहाँ ये बैक साइड पे जितना भी ये जो मटेरियल है, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, राइट? सारा, ये सारा जितना भी है, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है? ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर है और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को आपने पता है ऑटोसोमल भी कहते हैं, ठीक है? यानी ये खुद अपनी चीजें बना सकता है, न्यूक्लियस या डीएनए। लेकिन ये जो बाहर की चीजें हैं ना, ये जो आपको बाहर नजर आ रहा है, ये सब न्यूक्लियस ने बनाया है, ये साइटोप्लाज्म खुद नहीं बना सकता। तो न्यूक्लियस से डीएनए का बाहर आना, यानी इंफॉर्मेशन का बाहर आना, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि इंफॉर्मेशन बाहर आए? तो ये सारी जो प्रोसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? बायोकेमिस्ट्री देता है। जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई किस तरह डीएनए से इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है साइटोप्लाज्म में, यानी यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये राइबोसोम्स,
ये राइबोसोम्स हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ये बनवाते हैं। यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, डीएनए से आरएनए लेकर जाते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन इन राइबोसोम्स के पास आता है, और यही राइबोसोम्स क्या बना रहे होते हैं, आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। और ये लगे हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये जो आपको नजर आ रहा है इस पे लगे हुए होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, आई होप से ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा जी, तो आपको एक बात समझ आ गई कि ये सारे जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं आपके अंदर, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रोसेस हो रहे हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन जो है, इन सब की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, बायोकेमिस्ट्री। सिमिलरली नेक्स्ट के इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है, आपने नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ लिया, तो एबनॉर्मल तो आपके लिए बहुत आसान हो गया ना। अब आपको समझ आ गया कि कोई चीज़ अगर क्यों नहीं हो रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि कोई चीज़ इस तरह होनी थी, ठीक है, आपने समझ लिया कि किस तरह न्यूक्लियस से जो है वो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आनी थी। न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आएगी किसके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, वो बनाएगा, उसके पास होते हैं राइबोसोम्स, और वो बनाएंगे प्रोटीन। अब आपको समझ आ गया कि किस तरह काम हो रहा है, राइट। आपको एक छोटा सा प्रोसेस समझ आ गया। आपने क्या पढ़ा भाई, सिंपल सी बात है ना, आपने क्या पढ़ा, आपने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, RER विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास इंफॉर्मेशन आई है कहाँ से, इसके पास इंफॉर्मेशन आई है न्यूक्लियस से। ये सब आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ये जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रहे। न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ आई, और इसके पास होते हैं राइबोसोम्स, जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, वो वहां पे, वो कुछ साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और कुछ वहां से निकल के उसमें चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। तो इनके पास आएगा राइबोसोम्स, फिर करवाता है प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन बनवाता है। अब कोई पेशेंट आया आपके पास और वो कह रहा है कि भाई उसके ना मसल्स में पेन है, उसके मसल्स में ना दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। अब आपने कहा ठीक है भाई, अब हम चेक करते हैं। अब पता चला, जब आपने उसकी पूरी इंक्वायरी की, आपने पूरा उसको चेकअप किया, तो आपको पता चला कि उसके अंदर प्रोटीन नहीं बन रही है जो मसल्स को चाहिए। जब आप मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन, मायोसिन, ये सारे। तो उसकी जो है वो प्रोटीन नहीं बन रही है। अब क्यों प्रोटीन नहीं बन रही है, तो आप पता होगा, सॉरी, तो अब आपको पता चल गया कि प्रोटीन बनने का ये प्रोसेस होता है, राइट। तो या तो राइबोसोम से मसला है, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मसला है, या फिर न्यूक्लियस में मसला है। यानी आपको पॉसिबिलिटीज पता चल गई कि या तो यहाँ से नहीं बन पा रही प्रोटीन्स इस वजह से, या फिर इस वजह से, या फिर इस वजह से, कोई कोई एक तो प्रोसेस है, कोई एक तो मसला है जिसकी वजह से ये प्रोटीन नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रेक्शन सही नहीं है, मसल से पेन है। सो दिस इज हाउ बायोकेमिस्ट्री हेल्प। जब आप इसको और मजीद मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बायोकेमिस्ट्री हेल्प अ लॉट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो उससे क्या होता है कि डिजीजेस कॉज होती हैं, राइट। जब डिजीजेस कॉज होंगी तो फिर उन डिजीजेस को क्योर करने की कोशिश की जाएगी, है ना। जब डिजीजेस कॉज होंगी तो डिजीजेस को क्योर भी तो करना होगा ना। तो उन डिजीजेस को क्योर करने के लिए क्या होगा कि ये क्या होता जाता है। अच्छा भाई, तो अब जाहिर सी बात है, आपने देखा कि डिजीजेस हो रही हैं, नॉर्मलिटी आ रही है, तो डिजीजेस तो कॉज होंगी, ऑब्वियस है। तो उन डिजीजेस को क्योर करने के लिए क्या किया जाता है, फिर मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो ये जो मेडिसिन बनी है, ये इस बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही बनी, क्योंकि हमें पता चल गया कि कोई प्रोसेस हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, और अगर हो रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आपने उसको ठीक करने की कोशिश की, आपने नॉर्मल पे लाने की कोशिश की। तो उसके लिए फिर आपने कुछ मेडिसिन की डेवलपमेंट की, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए जो कि सर्जिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं, राइट। तो दो प्रोसेस समझ आ गए कि ये पहले इन्फॉर्मेशन देती है सारे प्रोसेस के बारे में, दूसरी ये हमें समझ आ गई कि ये इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच इज ऑब्वियस। थर्ड एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जितने भी जो रीसेंट कॉन्सेप्ट हैं अभी, और जो आपके पास जो मोस्ट चैलेंजिंग होते हैं। अच्छा, एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें, तो जितने भी जो आप रीसेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, उस वक्त बहुत चैलेंजिंग होते थे, कुछ फंडामेंटल होते थे, यानी कुछ बेसिक बेसिक होते थे, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आते थे, क्योंकि उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट इज के देखिए, दोनों हमने पॉइंट्स पढ़े। एक पॉइंट ये था कि जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस के बारे में, वो सब कौन दे रहा है, बायोकेमिस्ट्री दे रहा है। इट इज़ नाउ क्लियर। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा कि जितनी भी जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बायोकेमिस्ट्री दे रहा है, विच इज़ ऑब्वियस, ठीक है। अब द थर्ड इज के भाई पहले एंशियंट टाइम से कुछ
बहुत चैलेंजिंग होते थे और कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी होती थी जो उस वक़्त समझ नहीं आती थी। एंड व्हाई? बिकॉज़ उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं थी। उस टाइम पे तो सब जो है साइंटिस्ट थे और जितने भी जो लोग थे वो इन्हीं चीज़ में यानी नॉलेज को गेन करने में वो कोशिश करते थे कि वो नॉलेज को गेन कर सकें बाय एनी मीन्स। वो कुछ बुक्स पढ़ते थे, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो उस टाइम पे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नॉलेज नहीं थी, तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स और कुछ चैलेंजिंग से कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ नहीं आ रहे होते थे। बट बायोकेमिस्ट्री ने अब जितने भी जो आप रिसेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वो सब बायोकेमिस्ट्री ने ही इन्वेंट की, सब बायोकेमिस्ट्री ने ही बताया, ठीक है? तो अब कुछ जो बहुत चैलेंजिंग या वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट कि किस तरह एक सेल यानी एक एक सेल जो होता है जब आप पढ़ते हैं फर्टिलाइज़ेशन जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकंड ईयर के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह एक सेल बन रहा होता है। मेल और फीमेल के गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़ेशन होती है, तो एक सेल बनता है। तो पहले एक क्वेश्चन अराइज़ होता था कि किस तरह जो सेल्स हैं, वो एक पूरा का पूरा ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, आपको सेलुलर ऑर्गेनाइज़ेशन तो पता होगी, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ये जितने भी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो ऑर्गन से बने होते हैं। ऑर्गन्स बनते हैं मसल्स से, मसल्स बनते हैं टिश्यूज़ से और टिश्यूज़ बने होते हैं सेल्स से और सेल्स बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिकली बॉन्डेड एटम्स। सो इस सेलुलर ऑर्गेनाइज़ेशन से ये तो हमें पता चल गया कि भई जो ऑर्गन है या जो पूरा आपके पास ऑर्गेनिज़्म है, वो सेल से बना होता है। लेकिन सेल्स बनाता किस तरह है? तो आप जब पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर कि एक आता है मेल से गैमीट, ठीक है? और एक आता है फीमेल से गैमीट। ये दोनों गैमीट्स आते हैं और ये बनाते हैं एक सेल जिसे हम कहते हैं ज़ाइगोट, राइट? जिसे हम कहते हैं ज़ाइगोट। तो ये एक सेल होता है, ये एक सेल इतने मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन सेल्स किस तरह बनाता है? ये क्वेश्चन अराइज़ होता था कि एक मेल से गैमीट आ गया, एक फीमेल से गैमीट आ गया और सिंपल क्या बन गया? ज़ाइगोट। तो पहले ये क्वेश्चन बहुत अराइज़ होता था कि किस तरह एक सेल इतने सारे सेल्स बना सकता है? तो इसको एड्रेस किया किसने? बायोकेमिस्ट्री ने। बायोकेमिस्ट्री ने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो पहले हमने क्या देखा? पहले क्वेश्चन देखा कि किस तरह बायोकेमिस्ट्री ने इसको आंसर किया कि किस तरह एक सेल जो मेल और फीमेल के गैमेट से बनता है फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद और किस तरह वो इतने सारे सेल्स को प्रोड्यूस करता है और फिर वही सेल्स अपने जैसे सेल्स को पहचानते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है? ये बहुत अच्छा बायोकेमिस्ट्री ने आंसर किया। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन होता था कि सेल्स की ग्रोथ, किस तरह सेल्स को किस तरह पता चलता है कि अब उन्होंने डिवाइड होना है, अब उन्होंने ग्रोथ को रोक देना है, किस तरह कब मल्टीपल डिविजन्स करनी है, किस तरह सेल्स को अपने दूसरे सेल्स को जो है वो डेड करना है, ठीक है, उसको डेड मटेरियल बनाना है। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बायोकेमिस्ट्री ने आंसर किया। उसके अलावा कैंसर, अब देखिए कैंसर को कहा जाता है, डराया जाता है कैंसर को, जबकि कैंसर का मतलब होता है सेल का खराब हो जाना। ठीक है, सेल का इस हद तक खराब हो जाना, हद तक म्यूटेशन आ जाना कि उसको कैंसर यानी अलग ही नाम दे देना, उसको कैंसर कह देना। तो किस तरह कैंसर कॉज होता है, कैंसर के क्या क्या कॉजेस होते हैं, किस तरह वो पैदा होता है और किस तरह कैंसर अपने ही जैसे यानी जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर रहा होता है। तो इसको बायोकेमिस्ट्री ने आंसर किया। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के सेल्स होते हैं, उसके अलावा जो हिप्पोकैम्पस किस तरीके से आपकी जो लर्निंग में या आपकी लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह हेल्प कर रहा होता है, जो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जब सेकंड ईयर क्लास में जाएंगे, सेकंड ईयर में जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक पूरे ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन को अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ आपको समझ आएगा कि किस तरह ब्रेन का जो पार्ट होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी में हेल्प कर रहा होता है, किस तरह सेल्स को डिवीजन कर रहा होता है। सो इन सब को जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे होते हैं, जितनी भी सारी जो हम नॉलेज ले रहे होते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। उसके अलावा यहाँ तो वही जो मैंने आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिक है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म बना होता है, ठीक है, किस तरह ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट अपने जो कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मसल्स हैं, उनसे बना होता है। सो वी ऑलरेडी नो कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? ऑर्गेनिज्म बना होता है कुछ ऑर्गन से, ठीक है। वो ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? ऑर्गन्स बने होते हैं मसल्स से। ऑर्गन किससे बने होता है? मसल्स से। और मसल्स किससे बनते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बने होते हैं? टिश्यूज बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से, सॉरी सेल्स से। टिश्यूज बने होते हैं सेल्स से और सेल्स बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स खुद क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड एटम्स होते हैं।
तो मतलब इस चीज से आपको क्या पता चला, इस सेलर ऑर्गेनाइजेशन से आपको पता चला कि जो पूरे ऑर्गेनिज्म है, जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नजर आ रहा होता है, ये बनता है केमिकल से। यानी इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब हो रही बिकॉज ऑफ केमिकल्स। यानी इसके अंदर जो केमिकल्स है वही हेल्प कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, वही हेल्प कर रहे हैं फंक्शन में। यानी इन शॉर्ट जितना भी जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है केमिकल्स पे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन केमिकल्स। यानी केमिकल्स का अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ लें तो इसका मतलब है अल्टीमेटली हम ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा जब हमने पढ़ ही लिया है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, केमिकल से बने हैं, अब हमें बेसिक बात समझ आ गई कि जितनी भी जो सेल्स हैं वो किस में कंपोज करते हैं, किससे कंपोज करते हैं, केमिकल से कंपोज करते हैं। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी केमिकल कंपोजिशन की है, सेल की, कि सेल की जो कंपोजिशन है वो किन सेल्स के किन केमिकल्स के ऊपर है। ठीक है, सेल में कौन कौन से केमिकल्स है, जाहिर सी बात है हम सारे केमिकल्स तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम वही केमिकल्स पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड है। दिस इज व्हाट बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन सेज, कि वो केमिकल्स यानी बायोकेमिकल बेसिस के बारे में पढ़ते हैं हम, यानी वो केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट होते हैं। तो सेल्स में जो जो केमिकल्स होंगे उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस पे कंपोज करते हैं, सेल्स पे। ठीक है, और सेल के पास एक लिविंग मैटर या मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग तो नहीं लेकिन एमकैट के अकॉर्डिंग, कि एमकैट में से इस पेज में से बेसिकली यही वाला पैराग्राफ ज्यादा पूछा जाता है। ये जो आपको केमिकल कंपोजिशन नजर आ रही है इसमें कभी वाटर की जो है वो कंपोजिशन पूछ ली जाती है, कभी ये प्रोटोप्लाज्म पूछ लिया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो इन दोनों को कंबाइन करके जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अगर इन दोनों को जमा कर दें तो ये बनाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था सेल का, ये जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर आपको देखें ये नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म, ये जो जितना भी जो लिक्विड होता है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियस है। यहाँ पे कहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये पूरा न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस और ये जो आपको जितना भी ये नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। दिस इज व्हाट प्रोटोप्लाज्म, ये पूरा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। यानी न्यूक्लियस आना चाहिए उसके अंदर और साइटोप्लाज्म आना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म आपके पास कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। ये पूछा जाता है तो इसे आप ने याद रखना है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बात है तो कोई भी चीज एक्चुअल तो हम नहीं बता सकते, तो सेल की जो कंपोजिशन है वो भी एक्चुअल नहीं पता है। यानी बिल्कुल परफेक्टली आप नहीं कह सकते कि ये इतना अमाउंट है इसका, वाटर का इतना अमाउंट है, प्रोटीन का इतना अमाउंट है, कार्बोहाइड्रेट का इतना अमाउंट है। आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, आप एवरेज वैल्यूज ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट से परफेक्टली कि ये चीज इतनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, कि वाटर का अमाउंट कितना है। तो वाटर का अमाउंट आपको पता ही होगा कि वाटर का सबसे ज्यादा अमाउंट होता है सेल के अंदर, दैट इज 70 to 90%। यानी सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट वाटर का है, विच इज 70 to 90%। इन दोनों ये पूरी जो अप्रोक्सीमेशन है उसको याद रखिएगा, पूछी जाती है, कभी 90 या कभी 70 आ जाता है। अच्छा, अब अगर इसी वाटर को हमने पढ़ लिया कि सेल के पास क्या है, सेल के पास जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है। अगर इस वाटर को एवोपरेट कर दिया जाए, ठीक है, इस वाटर को हीट प्रोवाइड करके इसको एवोपरेट कर दिया जाए, तो अब जितना भी जो रिमेनिंग मटेरियल बचता है उसे हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल। यानी जो भी मटेरियल जो भी बच गया, रिमेनिंग जो भी आपके पास सॉलिड फॉर्म में या अमॉर्फस फॉर्म में, वो कहलाता है आपके पास ड्राई वेट, सेल का ड्राई वेट। और वो जो जितना भी जो मैटर बचा है वो कंपोज किस पे करता है, वो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, यानी उसके पास कार्बन होते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो भी मॉलिक्यूल होगा, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उन सब के पास कार्बन होगा। ठीक है, सबके पास कार्बन होगा। ऐसे सारे कंपाउंड्स बचे हैं जो जिनके पास कार्बन है और उनको कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। अब ये थोड़ा पॉइंट आपने क्लियर करना है। देखिए, पहले जब अगर हम बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते थे जो पहले बता दिए जाते थे, लेकिन वो बाद में कोई और साइंटिस्ट आते थे और वो उसे करेक्ट करते थे क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होते थे। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी, पहले जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो ये कहती थी कि भाई, वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब पहले जो कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ये था कि वो सारे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है, यानी जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए,
तो वो सारे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन बाद में फ्रेडरिक वॉलर ने क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ही बना सकता है, और कोई इसे नहीं बना सकता। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि बाद में जो फ्रेडरिक वॉलर थे, एक साइंटिस्ट थे, वो आए और उन्होंने एक्सीडेंटली या उन्होंने पर्पसली क्या किया कि लेबोरेटरी के अंदर एक कंपाउंड बना लिया। और वो जो कंपाउंड था ना, जब उन्होंने उसका फॉर्मूला ड्राइव किया बाय कंबशन एनालिसिस, तो पता चला कि भाई वो जो फॉर्मूला है, तो यूरिया का है, यानी वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए एक्सक्रीट मटेरियल निकालता है, जिसे हम यूरिया कहते हैं। तो वो जो कंपाउंड था वो यूरिया आ गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपाउंड बना रही थी वो लेबोरेटरी में बन सकता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया। ठीक है, अब वो वाले सारे कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहे गए, उनको कहा जाने लगा बायोमोलिक्यूल्स, जो लिविंग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं, चाहे फिर वो आर्टिफिशियली बने या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन चेंज हो गई। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ये हो गई कि वो सारे कंपाउंड जो जिनके पास कार्बन हो, ठीक है, और जिनके पास हाइड्रोजन हो और साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड हो, उनको हमने कहा कि ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके पास कार्बन हो, ठीक है, एज अ बेसिक एलिमेंट, हाइड्रोजन हो और साथ कोवेलेंट बॉन्ड हो, इनको कहा जाने लगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वो वाले सारे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, ठीक है, कौन प्रोड्यूस करे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें कहा जाने लगा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सो आई होप सो ये पैराग्राफ बहुत आसान था, कुछ इसमें ऐसी चीजें नहीं थी। अच्छा जी, अब देखिए जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, तो ये सारे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, जो आपकी बॉडी का वेट बनाते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीजें बना रहे होते हैं। तो ये सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये जो बन रहे होते हैं, ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की वजह से बन रहे होते हैं, और उसमें भी कुछ बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स, जो 6 हैं, मेनली 6 एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो 6 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स बना रहे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पहली बात। और दूसरी, ये आपकी बॉडी का जो वेट है वो भी बना रहे होते हैं, आपकी बॉडी का वेट भी यही सारे कंपाउंड्स बना रहे होंगे, सॉरी, ये सारे एलिमेंट्स। और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो भी इन्हीं से मिलकर बने, इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने। तो सारे बायोमोलिक्यूल्स भी इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने, और आपकी जो बॉडी का वेट है वो भी, ये जाहिर सी बात है, जब बायोमोलिक्यूल्स है तो बायोमोलिक्यूल्स तो वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर मेजरली पाए जाते हैं, तो जो आपकी बॉडी है वो भी इनसे बनेगी, और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो भी इनसे बने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बना रहे होते हैं आपके पास यही एलिमेंट्स, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये याद रखने एमकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तो ये आपने याद रखने हैं, ये सारे आपने याद रखने, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यस, ये सल्फर है। ठीक है, सो ये सारे आपने याद रखने हैं, एमकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाते हैं। अच्छा जी, तो बाकी यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये फंडामेंटल टाइप्स दी हुई हैं कि बायोमोलिक्यूल्स की कितने टाइप्स हैं, ये टाइप्स हम पहले समझ लेते हैं, उसके अलावा ये चार्ट से हम कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स को जो है वो डिवाइड किया जाता है कुछ ग्रुप्स के अंदर, जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स अभी मैंने आपके सामने नाम लिए थे 4-5, तो जो बायोमोलिक्यूल्स है उनको डिवाइड किया गया है कुछ ग्रुप्स के अंदर। क्यों डिवाइड किया गया है? उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर, यानी उनके जो स्ट्रक्चर हैं और जो उनके फंक्शन है वो डिफरेंट है, वो वेरी करते हैं एक दूसरे से, यानी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन वेरी करेंगे प्रोटीन से, प्रोटीन के फंक्शन वेरी करेंगे लिपिड से, और इनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 5 जो है वो आपके पास बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इस पूरे चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है, ये 5 जो बायोमोलिक्यूल्स है उन्हें डिस्कस करना है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कोई से भी अगर 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर लूं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन
और लिपिड को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो ये बनेगा लिपोप्रोटीन और फिर इसका अपना एक फंक्शन होगा। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें जो है वो कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन है मॉलिक्यूल्स का, है कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ले लें, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड ले लें। तो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है, बाकी इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आया हो। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी।